जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. हा असा एक कार्यक्रम आहे जिथे वर्तवलेली भविष्यवाणी 100% खरी होत असते आणि आठवड्यावर आठवडा आपल्याला हा अनुभव तुम्हीही घेतला असेलच. आज पुन्हा एकदा पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आलेले आहेत. तर बघूया कोणत्या विषयावर आज ते आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका इस शो में. और पहले तो मैं यही आप ही से पूछना चाहूँगी कि आज किस विषय के बारे में आप बात करना चाहोगे? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बंगाल में प्रदर्शन हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे. उसके बाद जिस तरह का माहौल खड़से साहब का चल रहा है, वो छगन भुजबल साहब का जिस तरह का, और पंकज का जैसे माहौल, जिस तरह राजनीति का एक ध्रुवीकरण और केंद्रीयकरण हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा होगी. फिर मार्केट है, अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और उग्रवाद के ऊपर बात करेंगे क्योंकि उग्रवाद कहीं ना कहीं वापस पैर पसारने की कोशिश कर रहा है. इन सब विषयों के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर और देश की राजनीति के ऊपर जैसे हम हर वक्त चर्चा करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे. पंडित जी, मोदी सरकार को है अब 2 साल खत्म हुए हैं और मुझे याद है आपने कहा था और हर वक्त आप कहते आ रहे हो कि आने वाले दिन जो है महिलाओं के होने वाले हैं. वाह, बिल्कुल. नए साल में अगर आपको याद हो तो बिल्कुल बिल्कुल. और अभी हमने वो देखा भी है, चुनावी नतीजे. आपने भी चुनावों के जो नतीजे कहे थे, आपने भी कहा था ममता बनर्जी के बारे में, जयललिता के बारे में. वो नतीजे तो 100% खरे उतरे. ऊपर से ये भी अब दिखने में आ रहा है कि एक वाकई आने वाले दिन राजनीति में भी महिलाओं के दिन होने वाले हैं. तो क्या ममता बनर्जी से ही इसकी शुरुआत होने वाली है? देखिए, अगर आप मित्रों आपको याद हो तो हमने 1 तारीख को 1 जनवरी 2016 के दिन पूरे साल की भविष्यवाणियाँ करी थी. और उसके बाद में जब जैसे ही हमारा नववर्ष हुआ तो उसमें हमने आपके सामने ग्रह दशा, इस साल का राजा, इस साल का मंत्री, 2 ग्रहों के बारे में बात की. आपको पता है, और फिर मैं वापस रिपीट करता हूँ कि 2016 का जो हमारा वो शो था, उसको आप एक बार फिर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दिन मैंने क्या कहा था. क्योंकि इस साल का राजा जो है वो शुक्र है और मंत्री जो है वो मंगल है. मित्रों, शुक्र जो है वो महिलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है. साथ में कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो, फिर मैं वही मंत्र दोहराता हूँ कि हे मुकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणमामि हम. शुक्र देवता जो है वो 4 वेदों के ज्ञाता हैं और साथ में दैत्यों के गुरु हैं. 4 वेद भी उन्होंने लिखे हैं. और शुक्रवार के दिन हम 9 दुर्गा, 9 देवियों की पूजा भी करते हैं. महालक्ष्मी जाते हैं, चिंतापूर्णी जाते हैं, ज्वाला जी जाते हैं. तो देवियों के दर्शन, देवियों की उपासना, महालक्ष्मी की उपासना, पद्मावती की उपासना, एक वीरा देवी जो, और सबकी उपासना भी शुक्रवार के दिन की जाती है. और शुक्र जो है वो स्त्रियों के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए 9 दुर्गा की पूजा उस दिन होती है. और हमारे धर्म की सबसे बड़ी किताब, जिसको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं, अगर हम मनुवाद की तरफ जाएं तो उसके प्रीफेस में लिखा हुआ है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. तो कहीं ना कहीं यह साल जो है शुक्र राजा है, स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है. नॉट ओनली इन इंडिया, विदेशों में भी. अच्छा. हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ पे भी आऊँगा. विदेशों के लिए भी बात करेंगे हम. और शायद अमेरिका में कोई सुन रहा हो. यस 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 यस, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ. जी हाँ, हाँ. हाँ, इसके लिए हम लोग अभी तक अपनी भविष्यवाणी, ट्रंप को तो कैंडिडेट उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, मगर हमारी कैंडिडेट जो है उसको अभी घोषित करना बाकी है. तो वी विल डेफिनेटली, लोगों की बहुत प्रतिक्रियाएं हैं, आपके ट्विटर पे भी लोग लिखते हैं कि भाई उसकी भविष्यवाणी कब करेंगे, करने वाले हैं. मगर भारत की बात करें तो बंगाल में ममता, तमिलनाडु में जयललिता, JNK में महबूबा मुफ्ती और मायावती. अब देखिए आप अगले इलेक्शन में किस तरह चमक कर एक सितारा औरत के रूप में वापस आता हुआ आपको दिखाई देता है. और कहीं ना कहीं ये जो 4 देवियां हैं, इन 4 देवियों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. आप देखेंगे कि इन 4 देवियों का
केंद्र की सरकार के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव होगा। मगर यहाँ पर एक दुख की बात कह लीजिए, या फिर भाग्य की बात कह लीजिए, या फिर ग्रहों की अपनी एक दशा की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये चारों देवियां जो हैं इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। जी हाँ। ये एक विडंबना है और ये एक भाग्य है, ये समझ लीजिए। कहीं ना कहीं जयललिता जो है वो बहुत ही अच्छी वोट से जीती, वेयर एज मीडिया वाज टोटली टॉकिंग अबाउट करुणानिधि। तो कहीं ना कहीं जो आपने ममता का उस दिन आपने शो देखा है, जिस तरह से उसने केजरीवाल, मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश जी और उसके बाद में नीतीश कुमार, लालू जी, यानी जिस तरह से तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करते हुए वो दिखाई दी हैं, इससे प्रतीत होता है कि हमारी जो भविष्यवाणी है वो सत्य होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल स्त्रियों का दबदबा रहेगा आने वाले दिनों में। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो ममता, जया और मायावती और महबूबा मुफ्ती, ये 4 स्टेट की मुखिया दिख रही हैं और आगे आने वाले दिनों में मायावती के भी होने के आसार बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में एक और बड़ा नाम है जिसका नाम है सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी की कुंडली में और राहुल गांधी की कुंडली में और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रियंका गांधी की कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिससे देश में एक नई लहर स्त्रियों के पक्ष में आपको जाती हुई दिखाई देगी। और ये लहर जो है ये मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आने वाले दिनों में ये तीसरा मोर्चा जो है, इनके उम्मीदवार मुझे जो दिखाई देते हैं वो एक तो नीतीश कुमार हैं जिनको हमारे पवार साहब ने भी ठप्पा लगा दिया, और दूसरे जो मेरे अभी तक के उम्मीदवार हैं जिनको आप कुछ भी कह लीजिए, मीडिया कह लें या फिर किसी भी तरह का प्रोपोगंडा कर लें, वो कांग्रेस के राजकुमार श्री राहुल गांधी हैं। और कहीं ना कहीं भाग्य अपना काम करता है, नियति को कोई नहीं टाल सकता, रंक राजा बन जाता है, राजा रंक बन जाता है, और चाय बनाने वाला मोदी बन जाता है। जी हाँ। तो मित्रों, इस बात को भूलना नहीं। वो खुद कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि ये भाग्य मेरे जीवन में होना था, ये कल्पना भी नहीं थी। इसलिए बकरी चराने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है तो भाग्य है, अपना काम करता है। और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जैसे लोग जो हैं वो जेल चले जाते हैं। बड़े बड़े सहारा श्री जो देश को के दिग्गज लोगों में माल्या जैसे देश छोड़ना पड़ जाता है, जेल यात्रा करनी पड़ जाती है। और दूर कहाँ जाएं, रामायण में आप पढ़ लीजिए, भगवान ने भी इन ग्रहों की सम्मान किया और 14 साल का वनवास, पहले जेल शायद नहीं होती थी, वनवास जेल से भी बड़ा होता है, 14 साल का वनवास, क्योंकि ग्रह दशा में लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं इनका सम्मान करना बहुत अनिवार्य है। आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली स्त्रियां जो हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मोर्चा और एक ऐसे मोर्चे को समर्थन दे सकती हैं जो आगे आने वाले इन 2 कैंडिडेट्स के लिए शुभ माना जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, इसी को लेके आगे वाला सवाल है एक्चुअली, क्योंकि जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि द्विवर्ष पूर्ति के लिए है मोदी सरकार के। और आपने एक बात तो कह ही दी है कि उनके सामने कि चुनौती क्या है, आप बोल ही चुके हो। तो चलो 2 साल खत्म हुए हैं, उसके बाद आने वाला ये साल मोदी सरकार के लिए कैसे रहने वाला है? क्या विरोधी दल उनके खिलाफ इकट्ठा होने में कामयाब होंगे? देखिए, मोदी जी के लिए सबसे पहले तो एक भारतीय जनता पार्टी को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने 2 साल सफलतापूर्वक बिना किसी वॉलेटिलिटी के केंद्र में राज कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। पूरे संसार में मोदी जी ने जिस तरह भारत का परचम लहराया है, मैं खुद इस बात का साक्षी हूं। चाहे वो योग का माध्यम है, चाहे वो उनकी खुद की अपनी प्रेजेंस और उनकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी है। आपने देखा कि वो चाइना गए,
भूटान हमारे लोग कभी नहीं गए थे, नेपाल हमारा भारतीय हिंदू राष्ट्र के होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। कई ऐसे बॉर्डर में कुछ विवाद भी थे, पाकिस्तान गए, कई देश ऐसे हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने देश का परचम लहराया है एंड ही रिप्रेजेंटेड दिस कंट्री वेरी ब्यूटीफुली, और उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी नेता बधाई के पात्र हैं। मगर 2 साल में एक बात पक्की है कि जो 50% कामों के फीते, कामों के उद्घाटन हुए हैं, वो पिछले साल के 10 साल के कांग्रेस के काम थे। चाहे वो कटरा की रेल है, चाहे वो कोई सैटेलाइट चढ़ाई गई हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके कामों को भी इन्होंने आगे बढ़ाकर उसको संपन्न किया है। ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी बड़े ही सकारात्मक, अमित शाह बड़े ही सकारात्मक, और उनकी पूरी टीम बड़ी ही सकारात्मकता से देश को आगे ले जाने में काम कर रही है। जेटली हैं, बाकी भी जो अपने उनके जो नेतागण हैं। मगर यहाँ पर एक बात भूलना नहीं है कि वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की है। डूबते हुए सूरज के समय शपथ ली गई है। ये 2 सालों में विरोधी उठकर खड़े हुए हैं। आप पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास नहीं करवा सके। आप कहीं ना कहीं काले धन की बात के ऊपर आपको चुप्पी साधनी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में हो, व्यापन घोटाला हो, या कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी बातें जो कभी भी बाहर निकल के आती हैं, वो आपके लिए एक किरकिरी पैदा करती हैं। इसलिए अगले 1 साल में आपको बहुत ध्यान रखना है। मगर चुनौती भरे 1 साल बहुत ही चुनौती भरा है। आप अपनी पीठ थपथपाकर अपने आप को शाबाशी नहीं दे सकते। असम में जो जीत आपको मिली है, उस जीत के बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 762 वोट्स पड़ी हैं, 762 वोट्स पड़ी हैं 5 राज्यों में। उनमें से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 64 सीट्स मिली हैं, और असम की जीत में बोडो और असम गण परिषद की बाकी सीट्स हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है वहां पे। लेट मी टेल यू वन थिंग, अलोंग विद द अदर्स दे हैव क्रिएटेड, बिकॉज आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, मगर आगे आने वाले दिनों में पंजाब के इलेक्शन है, ये अगला साल जो पूछ रही हैं आप, पंजाब के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हार का या जीत का मुंह देखना पड़ेगा। ये आप देखेंगे, हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे। मगर उनके लिए चुनौतियाँ और कहीं ना कहीं विरोधी मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है भारतीय जनता पार्टी ने के लिए, कि यूपी में इलेक्शन है। यहाँ पे बहुत बड़ी कशमकश होगी। यूपी का इलेक्शन तय करेगा कि भारत की राजनीति किस तरफ जाती है। 2019 में मोदी वापिस आते हैं या नहीं, या 2018 में मिड टर्म पोल होते हैं क्या नहीं, ये चीजें, क्योंकि यूपी जो है वहां से देश के बहुत से प्रधानमंत्री निकले हैं, बहुत से नेता निकले हैं। यूपी विल डिसाइड कि आगे क्या होगा। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही कमज़ोर आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैं वहाँ पे अखिलेश, बहन मायावती और MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब, और कहीं ना कहीं कांग्रेस विल गेन देयर, कहीं ना कहीं इन सब की कुंडलियों का अध्ययन करके आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला साल चुनौतियों भरा है। उन्होंने 1000 प्रयत्न कर लिए। बिहार में उनकी हार हुई, केरला में उनकी हार हुई, तमिलनाडु में उनकी हार हुई। इसलिए आसाम एक छोटा सा कस्बे जितना बड़ा देश स्टेट है। अपनी पीठ मत थपथपाइए, अपने साथ में बैठकर, अपने लोगों के साथ बैठकर इस बात का मंथन करिए कि यूपी में क्या करना है और पंजाब में क्या करना है, क्योंकि अगले आने वाले सालों में राजस्थान और गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। गुजरात के इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल मित्रों, यहां पर एक बात सलाह के तौर पर 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों के माध्यम से आपको अनुरोध है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में बंडखोर नेता है, मराठी में बंडखोर बोलते हैं, जो बाहर लोगों का समर्थन लोगों को देना चाहते हैं, उसमें मुरली मनोहर जोशी हो सकते हैं, उसमें सुषमा स्वराज हो सकती हैं जो हम सुनते हैं, या कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा
यशवंत सिन्हा जिनको कोई बर्थ नहीं मिली है अभी तक, इन लोगों को साथ में बिठाकर एक थाली में खाना खिलाकर, चाय पे मिलाकर इनको संभाल कर आगे समर्थन लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं अपने अंदर की फूट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगी पड़ेगी। एक साल में ये फूट और बढ़ेगी, क्योंकि 5 नेता देश नहीं चला सकते। ये बात समझ के ले लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला साल चुनौतियों भरा है। एंड आई डोंट माइंड सेइंग कि मुझे नहीं लगता है कि अगले 1 साल में जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन होंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी विजयी होती हुई। बिल्कुल पंडित जी, आपने इतनी सारी बातें बीजेपी के बारे में कही है कि चुनौती भरा आने वाला साल उनके लिए रहने वाला है। और एक बात मैंने जो सुनी है, ठीक से सुनी है, कि आपने मिड टर्म इलेक्शन की भी बात की है अगर ज़रूरत पड़ी तो। हाँ, अगर गुजरात में इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, यहां पर मैं गुरदास कामत की पीठ थपथपाना चाहता हूं, जो कांग्रेस के वहां के प्रभारी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को वहां पे 67% कॉर्पोरेशन में जीत दिलाई है। एंड ही इज वर्किंग डे एंड नाइट देयर। एक बात ध्यान रखिए, अहमद पटेल वहां से हैं, वहां पे शंकर सिंह बघेला हैं, ये बड़े दिग्गज नेता हैं। इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां इकट्ठी करनी है। और साथ में एक बात ध्यान रखिए, वहां पे एक नया सितारा जो जेल में है वो उभर कर सामने आ रहा है, जिसका नाम हार्दिक पटेल है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पर कोई ना कोई बदलाव करने पड़ेंगे और होंगे। गुजरात के इलेक्शन से पहले मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं पिछली बार, वहां पे चीफ मिनिस्टर तक बदला जा सकता है, होम मिनिस्टर तक बदला जा सकता है। और अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही संकट और गहराता हुआ दिखाई देता है। और मिड टर्म पोल कभी कभी क्या होता है, पिछले कुछ मेरा ख्याल 20-25 सालों में एक बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने मिड टर्म पोल कराया तो कांग्रेस हार गई। जी हाँ, आपको याद होगा। तो मिड टर्म पोल खुद कभी कभी आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में मिड टर्म पोल करवा देता है। बीजेपी के साथ भी इससे पहले बीजेपी के साथ में भी एक बार हो चुका है। इसलिए कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी अपनी अति आत्मविश्वास, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कार्यक्रम में मैं यहां पर कहता हूं, अति आत्मविश्वास आदमी के लिए महंगा पड़ता है और इसके लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। डेफिनेटली मिड टर्म पोल अभी तो नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 19 में रिपीट करेंगे या मिड टर्म पोल होंगे, ये भी इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद भी तो घोषित कर सकते हो कि भाई हम किस तरह से उभर कर आ सकती है, इसके बारे में हम जो बात ये कर रहे हैं, आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको काटा, इसलिए क्योंकि हमें आगे के टॉपिक की तरफ जाना है, इसलिए। हाँ। और वो महाराष्ट्र का है, इसलिए उसके बारे में हमें बात करनी है। और वो ये है कि छगन भुजबल जी, जेल की यात्रा तो उनकी खत्म होने से रही फिलहाल, जैसे दिख रहा है चित्र, और ऊपर से अब उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा है और हार्ट अटैक का भी एक आशंका है, डॉक्टर ने कही है। एंजियोप्लास्टी जी हाँ, उनकी हुई है। तो क्या कहती है उनकी कुंडली इस वक्त? देखिए, मैं उनकी जेल और कारावास के योग की यहाँ पर प्रेडिक्शन कर चुका था, आपको याद होगा। और मित्रों, उसके साथ ये भी कह चुका था कि कहीं ना कहीं छगन भुजबल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और उनको हो सकता है जेल से हॉस्पिटल में जाना पड़े। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगले 1 महीने से लेकर 40 दिन तक छगन भुजबल जो है उनको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। आई थिंक ही इज़ इन द हॉस्पिटल भर्ती होना पड़े। और उसके परिणाम जो हैं उनकी सेहत के ऊपर अच्छे नहीं हैं। एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और ऊपर से फिर जेल की गर्मी, प्रताड़ना, ये सब चीज़ें जो हैं आदमी को तोड़ कर रख देती हैं। मगर यहाँ पर ग्रह दशा अपना निर्माण करती है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रार्थना और पूजा से इस ग्रह दशा में आदमी को राहत मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है और वो अपनी बुरे दिनों में भगवान का नाम लेकर उसको पार कर जाता है। मैं उनके परिवार के साथ में पूरी हमदर्दी व्यक्त करता हूं और छगन राव की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं और ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी बड़ी प्रार्थना जरूर कराएं और जो कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि संकट का समय है और 26/11/2016 तक ये समय जो है उनके ऊपर वॉलेटाइल भरा है। उनकी सेहत और ख़राब हो सकती है। उनको और उनके परिवार को बहुत ही सहजता से, प्रेम से
भगवान की आराधना करके और अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह लेकर उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, और एक महाराष्ट्र से के नेता है जो फिलहाल एकनाथ खड़से जी, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक तो है वो सत्ता पक्ष से, भाजपा से है, लेकिन फिर भी इस तरह से विवादों में घिरे हुए हैं कि समझ में यह नहीं आ रहा है उनको खुद को कि क्या आगे चल के होने वाला है। तो आप बताइए, कुंडली क्या कह रही है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, जब एकनाथ खड़से की बात करते हैं तो बहुत ही दिग्गज और सुंदर प्रवृत्ति और छवि का नेता है। और मेरी एक आध बार कभी मुंडे साहब के यहाँ पे उनसे मुलाकात भी हुई है और यहाँ पर उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एकनाथ खड़से जो हैं 16/9/2016 तक उनके ऊपर ग्रह दशा जो है वो क्रूर नज़र करके बैठी हुई है। कहीं ना कहीं उनका नाम दाऊद के साथ जुड़ता है, यहाँ से वो क्लियर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका पीए जो है वो स्टिंग ऑपरेशन में 30 करोड़ रुपए मांगता हुआ दिखाई देता है। कहीं भी उनको कष्ट निवारण की एक प्रार्थना, और दूसरा 16/9/2016 तक उनकी गद्दी को खतरा हो सकता है। और मगर एक बात तय है कि एकनाथ खड़से की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, नवम एंड दसम स्थान, भाग्य और कर्म स्थान को देखते हैं तो उन्होंने, और छठे रोग स्थान को देखते हैं, उनको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 16/9/2016 तक। दूसरा, उनको अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, उनको अपने घर के, यानी उन जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, उन शत्रुओं के ऊपर, कभी कभी आपका मित्र आपके लिए शत्रु बनकर सामने खड़ा होता है और आप उसको बाजू में बिठाकर खाना खिलाते हो, चाय पिलाते हो, बाहर जाकर वो आप ही का, उनकी कुंडली में हिडन एनिमीज, ऐसे कुछ योग ऐसे लोग, हाँ ऐसे योग हैं हिडन एनिमी। इसलिए उनको एक शत्रुनाशक और कष्ट निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए। ऑलरेडी उनकी किडनी के ऊपर भी प्रहार हो चुका है पहले, टेंशन से वो बीमार भी हो सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं एक बार ये ऐसा समय आ सकता है, जैसे अजीत पवार के ऊपर आया था कि श्वेत पत्र से उन्होंने अपना नाम क्लियर किया था, हो सकता है कि एकनाथ खड़से को भी इस तरह की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े। दाऊद वाली बात में तो वो क्लियर कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी उनके साथ में खड़ी है। मगर 16/9/2016 तक खड़से साहब की कुंडली में ग्रह दशा क्रूर है। पूजा प्रार्थना, समाज की सेवा करना, उससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, आज आपको लगता होगा कि मैं आपको थोड़े थोड़े समय के बाद काट रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि ये सब जो खत मेरे पास है वो ये कह रहे हैं कि पंडित जी की भविष्यवाणी सेंसेक्स और मार्केट के बारे में 100% सही उतरती है, तो आप उसके लिए ज़्यादा वक्त दे दिया करो। जी बिल्कुल, बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं। जी हाँ, तो इसलिए मैं आपको बिना कोई समय गवाए अभी पूछने वाली हूँ कि कहिए सेंसेक्स का क्या हाल आने वाले हफ्ते में रहने वाला। बहुत सारी जनता है जो सुनना चाहती है। बिल्कुल, देखिए शुक्र स्वग्रही हो चुके हैं, शुक्र के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं इस वक्त अपनी ही राशि में, और उसके बाद में शनि और मंगल बेशक। मगर इस वक्त भारतीय अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, बेशक आरबीआई गवर्नर जो है उनके ऊपर संकट मंडराए हुए हैं। हाँ। और सबसे बड़ा संकट जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी का मंडराया हुआ है। मगर कहीं ना कहीं भारतीय अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो एक बात तय है, बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप बुलिश मत रहिए, मार्केट 24,000 22,000 तोड़ने वाला है। मगर आई हैव बीन टेलिंग यू कि मार्केट वापिस 26,000 के ऊपर पार करेगा। शुक्र बदल चुका है, गुरु और राहु का चांडाल योग खत्म हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉ जोन देख लीजिए 500 से 600 पॉइंट जंप मार चुका है, नैस्डैक 200 से 300 पॉइंट जंप मार चुका है, निकाई 500 से 700 पॉइंट जंप मार चुका है, सिंगापुर निफ्टी बढ़ चुका है, फिटसी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ऑल दीज मार्केट्स आर ग्रोइंग इन अ ग्रीन जोन। इसका इफेक्ट हमारी मार्केट के ऊपर, एफआईआईज के ऊपर बहुत ही सुंदर पड़ा हुआ है। और पूरे विश्व में ब्राजील के बाद हम सेकंड सबसे बड़ी मार्केट हैं जो इस तरह वर्टिकल ग्रो कर रही है। आगे आने वाले दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 27,200 का आंकड़ा छू सकता है। 26,600 हमने देखा, हमने बोला था पिछले हफ्ते कि कभी भी 26,000 का आंकड़ा यूं करके पार कर जाएगा। 27,200 का आंकड़ा छू सकता है। मार्केट में घिसरन कम और बढ़ोतरी ज़्यादा दिखाई देती है। अच्छे बढ़िया स्क्रिप्ट लेकर लॉन्ग रन में बैठ जाइए, धन कमाने का अच्छा समय आया हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन डे ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। और नीचे का स्तर जो है वो आज भी मैं उसको 26,200 का पकड़ता हूं, क्योंकि मार्केट 26,650 के ऊपर बंद हुई है। निफ्टी 8,156
7,700 था, बिल्कुल। हमने बोला था 8,000 पार करेगा, तो एक 150 पॉइंट तो ऑलरेडी और 8,000 के आगे रुक कर खड़ा हो गया वहां पे। हाँ, आज के दिन 8150 एंड आई डोंट माइंड सेइंग दैट द निफ्टी मे क्रॉस 8,300 इन नेक्स्ट मंथ, बट 8,050 जो है आज भी नीचे का स्तर है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमने पिछले 2 हफ्तों से डिसेंडिंग घिसरन आपको प्रेडिक्ट की है। 29,700 से गोल्ड 28,600 के ऊपर कल बंद हुआ है। और मित्रों, इस बात में कोई दो राय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, गुरु राहु का चांडाल योग की बात करें तो गुरु पीला है, तो कहीं ना कहीं 28,000 का आंकड़ा भी ये तोड़ देगा। 27,800 नीचे का स्तर है और ऊपर का स्तर जो है 28,800 है। चांदी मैंने पहले बोला था 37,500 तक आ सकती है। 37,500 में एंटर इनटू सिल्वर, बाय इट। आई एम नॉट बुलिश ऑन चांदी आल्सो। चांदी 38,866 पे बंद हुई है, ये 37,500 आ सकती है। ऊपर का स्तर आज भी 39,000 का मैं पकड़ के चलता हूँ। और क्रूड की बात करें तो आई डोंट माइंड सेइंग, पिछले हफ्ते मैंने बोला था $50 पर बैरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पार कर जाएगा, और इट ड्यूली हैपेंड। और आज क्रूड की अगर हम बात करें, इस बात में कोई दो राय नहीं कि क्रूड जो है $54 पर बैरल इन द इंटरनेशनल मार्केट, और यहाँ पर 3,500 का आंकड़ा भी दिखा सकता है। नीचे का स्तर 3,150 का है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $48 नीचे का और ऊपर का $55 पर बैरल हो सकता है। बाजार में अच्छा धन कमाने के दिन हैं। अच्छे एनालिस्ट से, हमारी भविष्यवाणियों से आप बाजार में अपना पैसा कमा सकते हैं। लोग हमको लिखते हैं कि पंडित जी हमने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। आपका धन आपको मुबारक, आप कमाएं, मगर नुकसान के वक्त हमको गालियां मत दें। इसलिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेज एंड प्रॉफिट्स। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपकी जो मार्केट की भविष्यवाणी है उसके लिए तो आप 100% सराहना के हकदार हो, क्योंकि इसी अब तक हम देखते आ रहे हैं कि कितनी और किस तरह 100% वो सही उतरी हुई है। और यही हमें इन सब लेटर्स जो हमें मिलते हैं उसी से उसमें प्रतीत होता है। आज कुछ नाम मैं बोलूँगी यहाँ पे। नवरत्न जैन आहेत पुण्याहून, त्यांनी खास करून शेअर मार्केटबद्दल पंडितजींचं त्यांचं अभिनंदन केलंय। श्रीकांत शेवळे आहेत, त्याचबरोबर मिलिंद नाईक आहेत, पंकज भाकरे आहेत अमरावतीमधनं, तेजस्विनी कांबळे आहेत, निलेश पळशिटकर आहेत, अनिल जैन आहेत। हे वेगवेगळ्या महाराष्ट्राच्या भागातनं आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरनंही ही पत्र आलेली आहेत। त्यापैकी खास शेवळे यांनी पुन्हा एकदा विनंती केली आहे राज ज्योतिष हा कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याविषयी। जी जी, बहुत से लोगों का हम सबके नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए मैं, क्योंकि बहुत से नाम कम से कम 400 से 500 मेल और लोगों के व्हाट्सएप आते हैं। आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद इस शो को इतना है, और ऊपर से भगवान का और मेरे मौला का आशीर्वाद भी है। आपका अभिनंदन और आप सबका हम दोनों जन आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार पंडित जी, बहुत और एक बार शुक्रिया आज हमारे शो में आए और भविष्यवाणी वर्ता की इसलिए आज वेळ इथेच थांबलाय, त्यामुळे आज राजमंत्रमध्ये आपण इथेच थांबतो। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।